दोस्तों, भारत को मात्र चंद घंटे लगे तुर्की के घमंड को तोड़ने के लिए। तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वे कभी भी भारत को अपने आधुनिक ड्रोन नहीं सप्लाई करेंगे। लेकिन भारत का जवाब सुनकर तुर्की खुद ही शर्मसार हो गया। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा चीनी मीडिया में इस समय भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई मिसाइल डील की चर्चा हो रही है और इसे चीन के लिए बड़ा थ्रेट माना गया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की मशहूर ड्रोन कंपनी बाइकर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया ड्रोन नहीं बल्कि उसके सीईओ हलूक बायरक्तर का एक बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी कंपनी भारत को कभी भी ड्रोन नहीं बेचेगी और उनकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान जैसे भाईचारे वाले देशों को हथियार देना है। पहली नजर में यह बयान काफी बड़ा लगता है और ऐसा लग सकता है कि भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, लेकिन जब भारत के रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया सामने आई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। असल में भारत में इस बयान को लेकर नाराजगी से ज्यादा हैरानी देखने को मिली। वजह यह है कि भारत ने कभी बाइकर के ड्रोन खरीदने की योजना बनाई ही नहीं थी, यानी जिस सौदे से तुर्की ने इनकार किया उस सौदे की मांग भारत ने कभी की ही नहीं। इसीलिए भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत के लिए कोई नुकसान नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान ज्यादा है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने बाइकर के मशहूर TB2 या 1 इंची ड्रोन में कभी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की सुरक्षा जरूरत हैं। भारत की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ भी लगती है। खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई, बेहद खराब मौसम और लंबे समय तक निगरानी की जरूरत रहती है। ऐसे इलाके में सिर्फ सामान्य मेल या मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पर्याप्त नहीं होते। भारत को ऐसे ड्रोन चाहिए जो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ सके, कई दर्जन घंटे तक लगातार मिशन पर रह सके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस हो और बड़ी मात्रा में सेंसर तथा हथियार ले जा सके। यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी MQ-9B, सी गार्डियन और सी गार्डियन जैसे हाई एंड प्लेटफॉर्म को चुना। इनकी क्षमता बैरक्तर TB2 जैसे ड्रोन की तुलना में कहीं अधिक मानी जाती है। इसीलिए भारत की प्राथमिकता शुरुआत से ही अलग रही है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते भी इस पूरे मामले का एक बड़ा कारण है। पिछले कई वर्षों से तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या रक्षा सहयोग। दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, रक्षा तकनीक साझा कर रहा है और ड्रोन तकनीक में भी सहयोग बढ़ा रहा है। ऐसे में बाइकर का भारत को ड्रोन न बेचने का फैसला कई विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यावसायिक निर्णय से ज्यादा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इस धारणा को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि बाइकर का शीर्ष नेतृत्व तुर्की की राजनीति से काफी करीब माना जाता है। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्चुक बैरक्तर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगन के दामाद है। इसीलिए माना जाता है कि कंपनी की निर्यात नीति तुर्की की विदेश नीति से काफी हद तक प्रभावित होती है। हालांकि एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बाइकर के ड्रोन भविष्य के युद्धों में उतने प्रभावी रहेंगे जितने कभी माने जाते थे? बैरक्तर TB2 ने नागर्नो काराबाख युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस समय इन ड्रोन ने कई बख्तरबंद वाहनों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था और इन्हें गेम चेंजर कहा गया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हालात बदलने लगे। रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क को मजबूत किया। इसके बाद धीमी गति से उड़ने वाले पारंपरिक मेल ड्रोन की कमजोरी सामने आने लगी। कई ड्रोन मार गिराए गए और उनकी सर्वाइवल क्षमता पहले जैसी नहीं रही। इससे दुनिया की सेनाओं ने भी ये समझा कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ड्रोन होना काफी नहीं है बल्कि उन्हें दुश्मन के अत्याधुनिक एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाने की क्षमता भी जरूरी है। भारत के सैन्य योजनाकार भी भविष्य के युद्धों को इसी नजरिए से देखते हैं। अगर कभी चीन या पाकिस्तान के साथ बड़ा संघर्ष होता है तो उसमें अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार नेटवर्क और साइबर क्षमताओं का व्यापक इस्तेमाल होगा। ऐसे माहौल में पारंपरिक ड्रोन की नुकसान उठाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए भारत अब अगली पीढ़ी की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी ड्रोन विकास को तेज कर दिया है। DRDO, HAL, BEL और कई निजी
भारतीय कंपनियां मिलकर अलग अलग तरह के ड्रोन विकसित कर रही है। इनमें निगरानी करने वाले यूएवी, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म शामिल है। आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी जरूरतों के अनुसार आधुनिक ड्रोन तैयार करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाइकर के सीईओ का बयान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया हो, लेकिन भारत की रक्षा रणनीति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता दिख रहा, क्योंकि भारत की जरूरतें, उसकी सैन्य चुनौतियां और भविष्य की योजनाएं पहले से ही अलग दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत का फोकस ऐसे प्लेटफॉर्म है जो चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का सामना कर सके और साथ ही देश के भीतर विकसित तकनीक पर आधारित हो। चलिए अब बात करते हैं चाइना की। इंडोनेशिया के साथ हो रही मिसाइल डील पर सरकारी मीडिया का कहना है कि ये सिर्फ एक हथियारों की बिक्री नहीं है, बल्कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपना रणनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। चीन का मानना है कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया के साथ भारत की ये रक्षा साझेदारी और वियतनाम के साथ बढ़ते रिश्ते इस बात का संकेत है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाना चाहता है। यानी चीन इस पूरे घटनाक्रम को सीधे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जोड़कर देख रहा है। हालांकि चीन अपने विशेषण में ब्रह्मोस की ताकत को कम करके दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपोर्ट वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से तटीय रक्षा के लिए होगा, न कि लंबी दूरी के हमलों के लिए। लेकिन यह भी सच है कि 290 किलोमीटर की दूरी से दागे जाने वाली सुपरसोनिक मिसाइल किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। चीन के कुछ रक्षा एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि उनकी नौसेना के आधुनिक युद्धपोत जैसे टाइप 055 और टाइप 052D अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है और वह ब्रह्मोस जैसी तेज गति वाली क्रूज मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ उनका दावा है, वास्तविक युद्ध में ऐसी क्षमता कितनी प्रभावी साबित होगी, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। चीन की सबसे बड़ी चिंता इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति को लेकर भी है। इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट, सुंडा और लोम्बॉक जैसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है। दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। अगर इन इलाकों में भारत की ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइलें तैनात होती है तो किसी भी संभावित संकट की स्थिति में चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि चीनी विशेषज्ञ इस डील को सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इंडोनेशिया की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की है, बल्कि उसने ये सलाह है कि इंडोनेशिया को अपनी पुरानी रणनीतिक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को बनाए रखना चाहिए। चीन का कहना है कि क्षेत्र के बाहर के देशों के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग नई भू राजनीतिक जटिलताएं पैदा कर सकता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि चीन आज इंडोनेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वह नहीं चाहता कि दोनों देशों के रिश्तों में किसी तरह की दूरी आए। वहीं भारत के लिए यह समझौता सिर्फ एक रक्षा निर्यात नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। ब्रह्मोस पहले ही भारत की सबसे सफल रक्षा निर्यात परियोजना बन चुकी है। वहीं अगर अस्त्र मिसाइल का समझौता भी पूरी तरह लागू होता है तो ये पहली बार होगा जब भारत अपनी स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल किसी दूसरे देश को निर्यात करेगा। ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। बहरहाल दोस्तों, तुर्की और चीन से निकल कर आई इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।